नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो न्यूज आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट से और न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। और ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया अगर, तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर जरूर मिलेगी। तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम के एड्रेस को, आप डोमेन को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर ले। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो जीएसटी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। ये न्यूज में आया है तो वैसे भी इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये भी आपका क्या है आपका एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स में रेपिटेशन था वो देखेंगे हम लोग। तो उसमें कई तरीके के उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्सेशन में जो वहां पर सुधार किया गया था, है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इसके बाद मिड सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना, और पूछा भी गया है। मिड डे मील स्कीम है, काफी पुरानी है, वापस से न्यूज में है, इसको देखेंगे हम। सेकंड और थर्ड पेपर में रख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है और ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, बिल्कुल आपका स्टैटिक पार्ट है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, अभी आपको पता है कि इस वीक में हम लोग एक वीक के संदर्भ में ये जो है आपका आजादी का जो हमारा अमृत महोत्सव बना रहे हैं उसी के अंतर्गत ये आपका एक और इनिशिएटिव है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, ये आपकी सेकंड पेपर में रख सकते हैं इसको, आप इसको देखेंगे, कंटेक्चुअल पार्ट है। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की बात है तो इसको एक्सटेंड किया गया है इन स्कीम्स को, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी जो है आपका, है ना, और नेशनल सिक्योरिटी, ये सब पढ़ते हैं ना आप लोग, तो उसी के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जीएसटी की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिबेट किया जाना चाहिए जीएसटी के रिफॉर्म में। हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ऐसा बोला है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे जो जीएसटी टैक्स रेट है ना, तो अगर उसमें करेक्शन किया जाता है ना, जो करेक्शन किया जाता है अगर किसी तरीके का उसमें चेंज किया जाता है, टेक्सटाइल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, ये किस तरीके की इंडस्ट्री, बार बार बोलता हूं, इसको ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत क्या है आपकी इंडस्ट्री है, जो भारत में आप मैप में देखेंगे तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक। पहली बात ये समझिए। इसके बाद ये समझिए कि यहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसमें किसी भी तरीके का चेंज करते हैं, वहां पर अगर कोई हाइक करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो ये हर्ट करेगा आपके प्रोडक्शन लिंक्ड जो आपका इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब उत्पादन के संदर्भ में जो आपका क्या दिया जा रहा है वहां पर इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा है। तो इसमें और जो है अप्रत्यक्ष जो हमारा कर व्यवस्था उसमें सुधार करने के लिए और ज्यादा डिबेट की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहां पर हमारे इकोनॉमी के रिवाइवल में जीएसटी का क्या देखा जा रहा है, योगदान देखा जा रहा है, ठीक है ना। इससे जो है सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू में जो है वहां पर क्या देखी गई, ये बोला जा रहा है कि वहां पर वृद्धि देखी गई है। तो बताया जा रहा है डेटा के द्वारा कि अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान जो कलेक्शन है जीएसटी का वो 10.74 लाख करोड़ है, ठीक है ना। जो आपका लगातार बोल रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है 61.5%, जो लास्ट ईयर जो आपका यही टेन्योर लिया है इन्होंने अप्रैल से दिसंबर 2020, और 33.7% अप्रैल से दिसंबर 2019। तो आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर डेटा एक आंक रख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है, ये डेटा बढ़िया भी है, परसेंटेज वाइज बताया गया। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन जो है उसमें भी हाईलाइट्स कर रहे हैं
कि भैया ये जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी को रिकवर कर रहा है ना। अगर इसका करेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब जो हमारे यहाँ पैंडेमिक वगैरह की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था वो रिकवर हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये किसके द्वारा लाया गया था, तो संवैधानिक संशोधन था आपका 101, है ना, 101वां संविधान संशोधन था 2016 में। इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल भी जो है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके यहाँ पर जो है इंसर्ट किए गए, लेकिन 279 जो आपका सब क्लॉज ए है आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड किया गया कि वो एक जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, उसके संदर्भ में इसका कंपोजिशन देखेंगे। और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, वो क्या होंगे, इसके चेयरपर्सन होंगे कंपोजिशन। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, या फिर जो इंचार्ज है आपके किसके, फाइनेंस और टैक्सेशन के, ठीक है ना, और एनी अदर मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए गए हैं किसके द्वारा, बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी कंपोजिशन में देख रहे हैं कि भैया ये बोला जाता था कि सेंटर का डोमिनेंस है, तो यहां पर क्या किया गया है, क्या किया गया बताइए, आप पढ़ते हो ना संघ परिसंघ जिसको आप बोलते हो, फेडरल आप सिस्टम समझो इसको, है ना, फेडरल। तो जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आप सुनते हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो उसको इसने और स्ट्रेंथन किया, तो सारे स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन वहां वोटिंग वाला सिस्टम आप देखेंगे तो वहां पर जो है लूप होल है ना, क्या लूप होल है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब इसके बाद बताया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में जीएसटी जो है उसने बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको सबस्यूम कर लिया था, मतलब उसका समावेशन उसके अंतर्गत कर दिया गया था। एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट का मतलब ये कि जैसे इनकम टैक्स है, तो जिस व्यक्ति की आय पे लग रहा है वो टैक्स, वही जाके उसको सबमिट कर रहा है। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपने डिनर किया, लंच किया, तो वहां पर जो आपको टैक्स लगा, जैसे आज 18% लगता है, उसी को सर्विस टैक्स बोलिए, है ना, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स जो सेवा पर लग रहा है। तो अब क्या है कि वहां पर जो आपने टैक्स दिया, वो टैक्स किसको दिया आपने, वहां के ओनर को दिया, फिर ओनर जाएगा तो गवर्नमेंट को वहां पर जमा करेगा। ठीक ना, इस तरीके की व्यवस्था को सर्विस टैक्स बोलते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, कि जिसके ऊपर लग रहा होता है और जो उसको पे कर रहा होता है वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, है ना, उसको आप टेक्निकल में बहुत सारे वर्ड से जानते होंगे, वो है ये आपका। अब यहाँ पर रेपिटेशन था हमारे यहाँ, जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, लेमैन की लैंग्वेज में हम बिल्कुल इजीली देखेंगे उसको। जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, अब गेहूं के बाद क्या बना आपका आटा, आटे के बाद हमने बनाया ब्रेड, अब वो ब्रेड के बनने के बाद वो पिज्जा वाले के पास गई या बर्गर वाले के पास, तो आप समझिए यहां से यहां गया, ये जब रॉ मटेरियल से जिस स्टेज में उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, हर स्टेज पे क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन इसका रेपिटेशन था कि जो टोटल कॉस्ट पे लग रहा था, तो जो वो कॉस्ट का रेपिटेशन, तो उससे मूल्य भी बढ़ रहा था, तो अंतिम उपभोक्ता को भी उससे हानि हो रही थी, और जो आपके व्यापारी हैं उनको भी हानि हो रही थी। तो बोले भैया कि ये आपकी टोटल वैल्यू पे नहीं लगना चाहिए टैक्स, तो यहां पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगना चाहिए। मान लीजिए 5 रुपए का गेहूं है, अब वो जब आपका आटा बना तो उसकी कीमत 7 रुपए, तो जो डिफरेंस है उस पे लगना चाहिए, लेकिन ये पूरी वैल्यू पे लग रहा था, इसीलिए टैक्स इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था यहां पर क्या की गई, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, की गई, है ना। तो अब की गई अगर इस तरीके की व्यवस्था, तो उसके क्या अचीवमेंट्स हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं वो बताए जा रहे हैं। तो सीधी बात यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो है हमारे विकास दर पर जो है सुधार हुआ है, विकास दर पर जो है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया है, और रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर्स है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो 1.08 करोड़ थी 2017 में, वो अब 2020 में 1.23 करोड़ है। ये डेटा रख सकते हैं अपने पास हम। फिर सीधी बात है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था, तो ये फॉर्मलाइजेशन करना, संस्थाओं को उनको कर के दायरे में लाना। हमारे यहाँ टैक्स बेस आप देखेंगे तो बहुत कम था, अगर टैक्स बेस कम होगा तो सरकार की आय कम हो जाएगी, जब सरकार की आय कम हो जाएगी तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, या जो आपके वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे जैसे फिजिकल, जैसे आपके मान लीजिए कि रेलवे में डेवलपमेंट करना है, रोड्स में डेवलपमेंट करना है ना, एग्रीकल्चर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ले जाना है, बनाना है, तो इन सब के लिए आय कहां से आएगी, सरकार के पास आय नहीं होगी, तो वो व्यय नहीं करेगा, तो व्यय नहीं करेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं
देश के अंतर्गत सारे जगह जो है ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको फॉर्मलाइज करने में जो है ये अपनी यहां पर भूमिका का निर्वहन कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, है ना, इसकी गवर्नेंस में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देखेंगे। तो स्टैग्नेशन देखा जा रहा है रेवेन्यू में। इसमें जो रेवेन्यू था 1 लाख करोड़ जो था, पहली बार तो अप्रैल 2018 में ही इसका कलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो अभी क्या है, स्टैग्नेंस देखा जा रहा है उसमें, मतलब ठहरा हुआ, उसमें ठहराव देखा जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये बताया जा रहा है। डेटा देख लीजिएगा आप लोग कि जनवरी 2022 में भी 1.3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। ये अभी लगातार फिर से इसमें जो है वृद्धि देखी जा रही है लास्ट 6 मंथ में। तो बोल रहे हैं कि भैया हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अब रिकवर कर रही है तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हर चीज ऑलमोस्ट डबल है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। अभी एनएससी का एक नया घोटाला आ गया है सामने उसमें जो चीफ है, साउथ की है, नाम आप देख लीजिएगा, तो उन्होंने बताया कि उनकी मेल में किसी से कन्वर्सेशन हुई तो कोई बाबा है, उनसे बात होती है, बाबा चेहरा वहरा नहीं है ना, आप देखिए। और वहां पर उन्होंने एक ऐसे आदमी को इंट्रोड्यूस किया जो 15 लाख रुपए के पैकेज में था, तो उसकी सैलरी 1 पॉइंट समथिंग करोड़ करके फिर 4.38 करोड़। तो इतना बड़ा घोटाला होता है तो क्या सरकार को पता नहीं होता है? एनएससी में सबका पैसा है, रिटेलर से लेके बड़े लोगों का, है ना। तो ये जब तक बंद नहीं होगा, ये सब करप्शन जब तक बंद नहीं होगा, लोगों का गठजोड़ बंद नहीं होगा। अब ये चीज हाईलाइट नहीं हुई, बताइए कि पेपर में, इसको न्यूज़पेपर में लाना चाहिए ना, हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई हाईलाइट ये चीजें। तो सीधी बात है कि वहां पर किसी ना किसी तरीके का क्या है, वहां पर सबका गठजोड़ है, चाहे राजनेता हो, अधिकारी हो, सारे लोगों का। ठीक है ना। और जब तक हम जागृत नहीं होंगे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं जाएगा, सोचेगा कि कोई दूसरा हमारे लिए जाके हमारे अधिकारों को जो है वो वहां पर क्या करेगा, रिस्टोर करवाएगा, हमारे अधिकारों को जो है वो वहां से संरक्षित करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही सोचते रहते हैं, चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर जीएसटी के रिजीम में, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ पर कर संरचना था उसको सरल बनाना था, लोगों के लिए जो ये पेमेंट वगैरह भुगतान सरल बनाना था, इसीलिए तो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसका जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये है आज का इसका आउटकम, है ना, कि जो जीएसटी की शुरुआत के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कर दर है उसमें संख्या में वृद्धि हुई है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लाना था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर देखी जा रही है। ठीक है ना, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ठीक है ना, देखी जा रही है, वही पॉइंट है अगला। उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारी जो कमोडिटीज हैं वो इसके बाहर है, जो मेन है, जैसे अल्कोहल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो इनको इससे बाहर रखा गया है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है, तो बोलते हैं ना कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, रेपिटेशन, फिर आप दायर करो तब मिलेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान व्यापारियों को, जिस व्यक्ति को वहां पर जिसके ऊपर आरोपित किया जा रहा है उस पर लग रहा है। ठीक है। अब यहां पर जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने हाईलाइट भी किया है यहां पर कि नकली चालान बनाने की धोखाधड़ी प्रथाएं इसमें शामिल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें उसको प्राप्त करने के लिए जो है वहां पर नकली चालान बनाने का लोगों को नुकसान हो रहा है उससे, है ना, नकली चालान बना के एक्सेस कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? ह्यूज लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। इसके बाद यहाँ पर एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है बताया गया था, वो बनाया गया था एक तंत्र इसके अंतर्गत कि भैया जीएसटी जो है वो किस तरीके से जो टैक्स की जो रेट्स हैं उसमें कमी करेगी, है ना। तो कमी करती है इसके अंतर्गत, तो कमी करेगी तो उसका लाभ किसका होगा? अगर टैक्स रेट कम होगा तो उपभोक्ताओं को भी होगा, मैन्युफैक्चरर को भी होगा, है ना। तो उस तरीके का यहाँ पर संदर्भ जो था, लेकिन ये जो है यथार्थ रूप में ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इलीगल जो आपका जो भी प्रावधान है उसको चेक करने के लिए जो है क्या किया गया था मैन्युफैक्चरर्स के लिए, है ना। तो ये एंटी प्रॉफिटरिंग जो अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे वो भी सेटअप किया गया था। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग देख जाइएगा। लेकिन इसमें जो है क्लियर कट गाइडलाइंस अभी तक नहीं है इस मैकेनिज्म में। ठीक है ना। यहाँ पर कंपनसेशन जो सेस है जीएसटी के अंतर्गत उसमें भी शॉर्टफॉल देखा गया है। ठीक है, शॉर्टफॉल देखा गया है। तो अगर शॉर्टफॉल देखा गया है इसमें तो इसका भी नुकसान राज्यों को होगा। भैया ये इसलिए लाया गया था कि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो राज्यों ने विरोध किया कि बोला कि भैया हमारे तो जो आपके आय का संदर्भ है वो तो कम हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने बोला कि भैया जो भी संग्रह होगा उसमें जो कमी होगी वो क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे आपको उसकी भरपाई करने के लिए। और जीएसटी आने से आपके जो कर संग्रह है उससे जो राजस्व में आपकी वृद्धि होगी वो होगी 14%। लेकिन ऐसा जो है यथार्थ में देखा नहीं जा रहा। अभी भी कई सारे स्टेट्स हैं जो आपके निर्भर है कंपनसेशन में ही, ठीक है ना, जिसमें लिखा गया कि 21 स्टेट्स है।
है ना, वो अपने जो है अभी तक नुकसान के लिए जो है जीएसटी के क्षतिपूर्ति कोष पर निर्भर है। ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने हाईलाइट किया था। और ये जो शॉर्टफॉल है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 2.35 लाख करोड़ है। ये इस तरीके के कंटेक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा याद करने के, फैक्चुअल डेटा याद नहीं करना है, हमको परेशान नहीं होना है। अभी भी जो है जीएसटी जो है आपके क्या है, विकास के चरण में है, तो हमको जो इसके अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या करेगा, के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके बाद मिड डे मील स्कीम है, ये काफी पुरानी है, 1995 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद धीरे से लाया गया इसको 6 से 8 तक के लिए। ये मेन बात ये है कि यहाँ पर लोगों को, जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाना है, पहली चीज। दूसरी चीज हेल्थ और एजुकेशन क्या है, किसी भी बच्चे को हम देते हैं तब वो क्या बनता है, उसके बाद उसको स्किल देते तो क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है ना। फिर नेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल, ये मैंने पहले बताया, उसी से संदर्भित है। तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों को टारगेट किया गया, एक तो कुपोषण को भी, दूसरी चीज आएंगे स्कूल तब तो फिर उनको पढ़ाया जाएगा, तो इनरोलमेंट को बढ़ाना था, है ना, मेन जो यहाँ पर क्या है आपका एम था। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे की ओर कि जो यहाँ पर ये न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पर नोटिस भेजा गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब मिड डे मील को स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1995 को, तब इसका नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट था, किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फिर 2007 में इसको रीनेम्ड किया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। अब ये एनएफएसए जो है हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसके अंतर्गत भी फिर इसको बाद में एम्बेडेड किया गया। तो इसमें क्या करना था, इसका जो उद्देश्य वो तो हमने देख लिया। अब इसके अंतर्गत जो फैक्चुअल जानकारी वो हमको पता होनी चाहिए कि ये इसके अंतर्गत जो कुक्ड मिड डे मील है, जिसके अंतर्गत 300 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ये सारे बच्चों को वहां पर क्या करना था, प्रोवाइड कराना था, क्लास 1 से 5 तक के लिए। फिर 2007 में इसमें 6 से 8 तक के बच्चों को भी वहां पर संपृक्त किया गया और इसका नाम कर दिया गया 2007 में कि नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन टू, क्या कर दिया गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल। ठीक है ना, इसको पॉपुलरली जाना जाता है मिड डे मील स्कीम के रूप में। तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस स्कीम को विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से ये एक है, जिसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य बताइए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण। ठीक है ना, इसके बाद नेम को चेंज किया गया, पोषण, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। सितंबर 2021 में सारी स्कीम्स के नाम लगातार चेंज होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और ये जो है हम भारत जो है प्रतिबद्ध भी है यूएनसीआरसी के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है मेंस में। लोग सोचे कि क्यों आया है, तो भैया भारत कमिटेड है और लगातार न्यूज में था ये, है ना। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन जो राइट्स होते हैं किससे रिलेटेड, चिल्ड्रंस के, तो उसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 24 है वो रिलेटेड है आपका, है ना, चिल्ड्रंस के राइट्स के अंतर्गत। वहां जो आपका संदर्भ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत भी कमिटेड है ना, भारत भी जो है उसकी एक पार्टी है ना, किस संदर्भ में कि भैया भारत के अंतर्गत बच्चों को जो है एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन दिया जाए, है ना। तो इसलिए भी जो है इस तरीके की स्कीम्स को भारत ने इंप्लीमेंट किया, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये 2013 के राष्ट्रीय जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके द्वारा भी इसको नियंत्रित किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो आपका फंड वगैरह है उसमें जो है प्रपोर्शनल है यहाँ पर सिस्टम, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के। तो 60% सेंटर प्रोवाइड कराती है फंड और स्टेट जो है 40% कराता है। उद्देश्य क्या होगा बताइए जरा, कि जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़े, उसके साथ ही जो है वो कुपोषण और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसको हम एड्रेस कर पाए। सीधी बात है, मेनली इसमें टारगेट किसको करना है, तो जो वंचित वर्ग के आपके बच्चे हैं। ठीक है ना, इसमें ये क्यों लाया गया, ताकि बच्चे जो है 1 से 8 तक रिटेन तो करें, खाना देंगे तो कम से कम आ रहे हैं तो बेचारे हैं तो वहां पर। इसके बाद इंप्रूव करना है, इसके द्वारा किसको, प्राइमरी एजुकेशन को हेल्प करना है। उसके बाद हेल्थ को भी, प्राइमरी एजुकेशन के साथ हेल्थ को भी वहां पर क्या करना है, वहां पर उसमें उन्नयन करना है। इसके बाद इश्यूज क्या है इसमें, तो एनएफएचएस का जो 4th राउंड का आपका सर्वे है जो 2015-16 में कंडक्ट किया गया था, उसमें बताया गया कि अभी भी जो अंडरवेट, स्टंटेड और जो वेस्टेड चिल्ड्रन है ना, 5 साल तक के बच्चों को इसमें कवर किया गया था, वो आपका 35.7, 38.4 और 21% है। आप देख रहे हैं बचपन से ही स्वास्थ्य में इस तरीके की समस्याएं हो गई, तो आगे चल के जो देश का भविष्य है वो किस तरीके से जो है वो आपके देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे, बताइए जरा, है ना। गरीब व्यक्ति उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है ना अगर, तो ये जो है आपका गरीबी जो है और जो आपका एजुकेशन है और जो इनकी स्थिति है वल्नरेबल ग्रुप्स की या गरीब लोगों की, है ना, तो वो एक तरीके का दुष्चक्र है, तो वो उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं कभी, है ना। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका
बेन ऑफ चाइल्ड और मैटरनल जो आपका माल न्यूट्रिशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे यहाँ जो टोटल डिसीज का बर्डन है, जो बोझ है, उसमें इनका योगदान 15% है। ठीक है, इस तरीके के एक दो डेटा हमारे पास होने चाहिए। इसके बाद 22 राज्यों के जो एनएफएचएस डेटा आए हैं 2019-20 के, जो 5वें राउंड के, 5th राउंड के, उसके अनुसार जो 9 राज्य हैं उसमें बताया जा रहा है कि डिक्लिनेशन देखा गया है ना, केवल जो 9 राज्य हैं, नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन में केवल 10 राज्यों में वेस्टेड चिल्ड्रन में डिक्लिनेशन, और 6 में जो है अंडरवेट चिल्ड्रन में देखा गया। बताइए जरा स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होती है इसमें? एक तो हाइट के हिसाब से होता है कि वेट कम है, बताइए उम्र के हिसाब से हाइट इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी है तो वेट इतना। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग ये क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत की जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इसमें भी हमारी 2020 के कंपैरिजन में जो है वो क्या हुई है, खराब हो गई है रैंकिंग। 94 से हम 10 फर्स्ट पे आ गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जहाँ विद्यालयों में जो सर्विंग की जाती है फूड की, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है बताइए? उसके अंतर्गत ये किया जाता है कि भैया वहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कंटिन्यू है। इसके बाद वहां पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में देखें तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद टीचर्स के ऊपर लोड बढ़ गया है, क्योंकि उनको खाना वाना परोसने बनवाने ये सब भी काम करना पड़ता है, और यंग जो स्टूडेंट्स है वो भी इसमें लगे रहते हैं, तो वो भी एक जो है नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो फंड्स वगैरह है उसमें डिले देखा जाता है, जो स्टेट है ना, वहां पर फंड टाइम पे नहीं पहुंचाएगा तो बता रहे टीचर अपनी जेब से भी राशन खरीदते हैं, है ना। तो ये सब समस्याएं बता रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ फूड स्टोरेज के संदर्भ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हमारे यहाँ अभी अपेक्षित रूप से नहीं उपलब्ध है, ये तो हमको पता ही है। तो उससे क्या होता होगा, फूड जो है वो खराब होता होगा, है ना। ठीक है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स है वहां पर, ये भी प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, इसके बाद जो ड्राई राशन है उसकी भी गुणवत्ता खराब है, जो प्रोवाइड कराता है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इंपैक्ट क्या है, तो ये रिड्यूस करेगा हंगर को, माल न्यूट्रिशन को, इंक्रीज करेगा जो इनरोलमेंट है, रिटेन कराएगा बच्चों को, वहां पर प्रमोट करेगा, है ना, बेटर मिक्सिंग, मतलब सोशल हार्मोनी जो है वहां पर, क्योंकि जाति जो RRCSP पढ़ते हैं ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, तो इसके आधार पर जो हमारे समाज में जो एक बहुत जो क्या है आपका एक तरीके का समाज में बहुत ही ज्यादा जो है ऋणात्मक आयाम है, जिसके ऋणात्मक प्रभाव आज तक देखते हैं हम समाज में, है ना। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से सोशल हार्मनी को क्या करेगा, वहां पर इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से लोग बाहर निकलेंगे बच्चे बचपन से, तो उससे सोशल इंक्लूसिवनेस होगा, मतलब सामाजिक समावेशन में उन्नयन देखा जाएगा। इससे गर्ल्स के एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाएगा, और उनके वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं ये आपका क्या करेगा, उस पर भी अपना योगदान देगा। अब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि भैया एक याचिका के संदर्भ में, है ना, कि सरकारों को जवाब देने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को रिवाइज कर जाइएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP इसमें कंपैरिजन कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स तीनों में, तो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली चीज ये कि ये शुरू से संविधान में था नहीं, 42nd अमेंडमेंट से लाया गया 1976 में। कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन में लाया गया, तो भैया सरदार स्वर्ण सिंह थी। और ये कहां से मोटिवेटेड है, तो भैया USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट जो आपकी कंट्री होती है वहां पर जो ड्यूटी होती है और फंडामेंटल राइट्स जैसे दो देखते हैं, तो ड्यूटी और जो अधिकार है, तो अधिकारों पर कर्तव्यों को वरीयता दी जाती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पर क्या किया जाता है, अधिकारों को नहीं दिया जाता है वरीयता, बताइए, अधिकारों को दिया जाता है वहां पर कर्तव्यों में। लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में कर्तव्यों को अधिकारों पर वरीयता दी जाती है, नॉर्मल सी चीज हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो 42nd अमेंडमेंट था उसके द्वारा लाया गया। अब कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10वें थे। उसके बाद 11th को भी इंसर्ट किया गया। उसमें बताइए जरा 86 अमेंडमेंट था, कौन सा था अमेंडमेंट? कमेंट बॉक्स में बताया तो करिए आप लोग, उससे मोटिवेशन मिलता है। पता नहीं आप लोग क्यों मतलब सुन के क्यों नहीं बताते, कमेंट करते हैं चीजों, कितना टाइम लग जाता है उसमें, हाँ कितना टाइम लग जाता है। और साथ ही हमारे जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए, UPSC के लिए, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट के बाद, तो पार्ट 4A था। और आर्टिकल जो है आपका वो कौन सा है, तो आर्टिकल जो है आपका 51A है।
ठीक है, जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है ना। 11वें फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें 2002 में लाया गया। ये जो इंस्पायर्ड कहां से वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर सारी चीजों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्या क्या है, तो आप 11 के 11 रटने की जरूरत नहीं होती, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये मॉरल चीजें जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे आदर्श थे, मूल्य थे, उनको हम किस तरीके से संरक्षित करते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। इसके बाद जो आपकी यहाँ पर संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसको बनाए रखना, रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए कभी भी बुलाया जाए तो हमको जाना, वहां पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, है ना। यहाँ पर सोशल हार्मनी का भी एंगल है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो समृद्ध विरासत है, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति, उसकी भी बात की गई है यहाँ पर, साइंटिफिक टेम्पर की भी बात की गई है ना, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। और ये जो जोड़ा गया था ये आपका यहाँ पर बता ही दिया इन्होंने कि 86 अमेंडमेंट से आया था। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये बोलते हैं कि भैया ये नॉन जस्टिशिएबल है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ जो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर कर्तव्यों की क्या आवश्यकता थी, अधिकारों पर कर्तव्यों को वरीयता दे देंगे तो सरकार की निरंकुशता बनी रहेगी, ऐसे भी क्रिटिसिज्म देखा जाता है। उसके बाद इसमें जो है ये बोलते हैं कि वेग है ना, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है जो आपका सामान्य आदमी की समझ के बाहर है ना, ऐसा क्रिटिसिज्म बता रहे हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो है आपके इंपॉर्टेंट जो और ड्यूटीज है, जैसे कास्टिंग वोट हो गया, पेइंग टैक्स हो गया, है ना, टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग, ये सब इसमें नहीं है, ये सब क्रिटिसिज्म बता रहे हैं। डीपीएसपी की तरह है ये आपका, है ना, ये कोर्ट में जब जस्टिशिएबल है नहीं, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं, तो वही चीज है। एक तो इसका नेचर कैसा है, मॉरल है ना, जो हमारे नोबल आइडियल से फ्रीडम स्ट्रगल को, उसको वो कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या कर रहा है, एक तरीके का ग्राउंड दे रहा है, ठीक है ना। ये सिविक सेंस है, सिविक ड्यूटी भी है इसके अंतर्गत, जो आपके यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, इनका सम्मान करना चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत एक्ट वगैरह भी बनाया गया है ना, नेशनल एंथम वगैरह का जो हमारा सम्मान, ये मुद्दा भी उठा था बीच में। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें भारतीय जीवन शैली से संदर्भित जो चीजें हैं उसका भी संहिताकरण है, और ये जो है केवल भारतीयों तक सीमित है, ठीक है ना, बाहर के लोगों पर थोड़ी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके उल्लंघन में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा और एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइएगा, बिल्कुल कंपैरेटिव एनालिसिस करिएगा डीपीएसपी में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट्स में, है ना। इनकी प्रकृति के आधार पे जो है एक मेन हेडिंग बनाइएगा, उसके सामने पॉइंट लिखिएगा और 5-6 एस्पेक्ट में करके आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। इसके बाद विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ये जो आपका है बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं, है ना, मना रहे हैं, तो इसमें जो है वीक लॉन्ग ये कमेमोरेशन है जिसका टाइटल विज्ञान सर्वत्र पूज्यते है, और 22 से 28 फरवरी के बीच में बना रहे हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री। 75 लोकेशंस में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों, अभी विज्ञान दिवस आने वाला है, क्या किसके जो है किस व्यक्ति के संदर्भ में उसको सेलिब्रेट किया जाता है और कब जो है उसको मनाया जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है साइंस टेक के अंतर्गत मेगा एक्सपो प्रदर्शनी वगैरह होगी, इसमें एक राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला लगेगा, विज्ञान साहित्य उत्सव भी बनाया जाएगा इसमें। तो ये कहां पर किया जाएगा, तो जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, कहां है ये आपका, बताइए, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है इंस्पायर करने के लिए किसको, इंडिया के यूथ को, ताकि नेविगेट किया जाए हमारे यहाँ जो अब आपकी नई इकोनॉमी में डेवलपमेंट है, वहां पर नई टेक्नोलॉजीज को, नवाचार को वहां पर संपृक्त किया जाए, है ना, और एक बिल्ड किया जाए प्रोग्रेसिव नेशन, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे जो हमारी वैज्ञानिक विरासत है, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौशल है ना, उसको वहां पर मोबिलाइज करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत बोल रहे रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान, अन्य क्षेत्रों के भी अंतर्गत जो है यहाँ पर जो नवाचार देखा जाएगा, न्यू सॉल्यूशंस देखे जाएंगे, वो बताया जा रहा है। अब ये जो है आपका 4 थीम्स के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है इस प्रोग्राम को। 75 फोकल पॉइंट साइंस और टेक के हैं इसमें, माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस टेक, स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशन और इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है यहाँ पर, तो देखेंगे हम लोग इसको। ये मिनिस्ट्री ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है, इसका एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये क्यों लाया गया होगा बताइए, पीएम केयर्स फंड, साफ साफ नाम से समझ में आ रहा है ना। तो ये सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ के लिए था इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कोविड-19 के अंतर्गत जैसे बहुत सारे बच्चों के जो है माता पिता जो है वो नहीं रहे बेचारे, तो अब उनको किस तरीके से जो है हेल्प किया जाए उसके अंतर्गत, या कोई भी इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन है तो वहां पर जो है क्या करना है, उनको जो है सहायता देने के लिए ये राज्य ने, सरकार ने जो क्या किया है यहाँ पर इस तरीके की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंतर्गत CSR भी जो है वो आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी यहाँ पर यूज किया जाता है। एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि जो भी चिल्ड्रन अपने दोनों अभिभावकों को खो दिए हैं, है ना, जो आपके
उनके पेरेंट्स से, किसके कारण? कोविड-19 के कारण, ठीक है ना। और जब उनके पेरेंट्स का स्वर्गवास हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो जो है बच्चे की उम्र जो है 18 साल नहीं थी, उस स्थिति से वो आपके एलिजिबल होते हैं, क्योंकि 18 साल से जो छोटा होता है कोई भी व्यक्ति तो उसको बच्चा माना जाता है। कम से कम यहाँ पर इस चीज को माने, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने माना, नहीं तो बहुत सारे जो एक्ट है हमारे अलग अलग इंडस्ट्रियल जो आपके एक्ट है वहां पर आप देखेंगे तो अलग है, जुवेनाइल में अलग है एज बच्चे की, तो हमारे यहाँ जो एक एज को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रन की एज मतलब 18 साल से छोटा मतलब बच्चा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसका क्या है, तो सीधी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, प्रोटेक्शन है चिल्ड्रन की, है ना, जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया है कोविड पैंडेमिक के दौरान। इसके बाद यहाँ पर जो है उनकी वेलबींग को सुनिश्चित करना है, किसके द्वारा? हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से भी उनको सशक्त बनाना है, और 23 वर्ष की आयु तक जो है उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी है। इसके अंतर्गत जो है आपका 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि के माध्यम से भी जो है इनको वहां पर क्या दिया जाएगा? सहायता भी दिया जाएगा, है ना। इसके बाद जो है आपका एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है यंगर चिल्ड्रंस के, उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, उनका एडमिशन कराया जाएगा केंद्रीय विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में भी, हायर सेकेंडरी लेवल पे। अब देख लीजिए आप, इस तरीके की चीजों को अगर ग्राउंड लेवल में उतारा जाए तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, तो जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पर डेवलपमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, है ना। तो उसी के अंतर्गत ये क्या लाया गया था कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए जिससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरीके का जो खतरा है उसको हम एड्रेस कर सके, है ना। तो उसी के अंतर्गत ये जो अम्ब्रेला स्कीम है इसको अभी क्या कर दिया गया है? इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2021-22 से, कब तक? 2025-26 से। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो सीमा है, अवसंरचना है ना, कहां पर? सीमा पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन नहीं करेंगे तो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर क्या होता है कि माइग्रेशन होता है, इलीगल एक्टिविटीज होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब तरीके की समस्याएं हैं। तो वहां पर क्या करना है? हमको एड्रेस करना है उन समस्याओं को, इसलिए इस तरीके की स्कीम को लाया गया है ना। तो बॉर्डर पर फेंसिंग करना, फ्लड लाइट्स लगाना, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, बॉर्डर के अंतर्गत जो है आपके लगा हुआ जो रोड है उसको डेवलप करना, है ना। इन सब तरीकों से जो है वहां पर क्या करना? सीमा क्षेत्र पे अवसंरचना के अंतर्गत प्रबंधन करना है, किस तरीके का? अच्छे से अच्छा, ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को वहां से सुरक्षित रखा जा सके, उस पर किसी तरीके का खतरा ना हो। ये बॉर्डर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो है सीमा किसके किसके साथ लगती है, तो BCPNMBA, ठीक है ना। तो ये सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर, सबसे ज्यादा हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है, बाकी का आप लोग देख जाइएगा, ठीक है ना। तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है ना, आपका नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है हमारा, है ना, रणनीतिक हमारा आयाम है कि बुनियादी ढांचे का हम वहां पर विकास कर रहे हैं, उसके लिए सरकार कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होना भी चाहिए। तो वहां पर स्ट्रैटेजिक जो है आपकी सड़कों का निर्माण वगैरह भी किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर हाईटेक जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस के जो इक्विपमेंट्स है वो भी तैनात किए गए हैं, है ना। और यहाँ पर अतिरिक्त सीमा चौकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। नॉर्मल से चीजें देख जाइएगा। इसके बाद जो है आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो है एनएससी के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है ना। देखिए यहाँ पर ये स्कैम के कारण ये आया है ना, इसको पढ़िएगा आप लोग। इस तरीके की न्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा कि इस तरीके की न्यूज हर जगह नहीं है। अभी कोई जाति से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड और दंड फंद होता तो पूरे इंस्टा से लेके सारी जगह वहां पर कैंपेन चल रहा होता है ना। समझ रहे हैं आप क्या समस्या हमारे यहाँ क्या है मेनली, ठीक है। अब यहाँ पर एनएससी को जो है स्थापित किया गया 1992 में। उसके बाद जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया सेबी के अंतर्गत, क्योंकि सेबी इसकी क्या है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे इंश्योरेंस में एडा है वैसे यहाँ पर क्या है सेबी है ना। तो इसको उसके अंतर्गत भी रिकॉग्नाइज किया गया, मान्यता दिया गया। जो आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रेगुलेशन एक्ट है 1956 के अंतर्गत, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरी बात, ये पहला एक्सचेंज है भारत का जो आपका फुली कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए जो यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है भारत की मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है भाई। और पूछ रहा गलत कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये है कि ये एजेंसी है आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद इसको सेटअप किया गया था जुलाई 1982 में ऑटोनॉमस सोसाइटी के रूप में अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंतर्गत जो है
क्या किया जा रहा है, ये आपका इंटरेस्टेड है टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ऑफ इंट्रा स्टेट लिंक एज प्रपोज्ड बाय द स्टेट्स। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, एक ही स्टेट के अंतर्गत, और इंटर का मतलब दो राज्यों के बीच, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 1990 में नेशनल पर्सपेक्टिव में हिमालयी जो नदियां हैं उसके विकास घटक का भी कार्य इनको सौंपा गया, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो इसके जो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और यहां पर सही ही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।